स्लावियानका तकनीक के बारे में एक प्रश्न। किस गणितीय सिद्धांत के आधार पर स्टेटर और रोटर के स्लॉट की ज्यामिति तथा वाइंडिंग की व्यवस्था की गणना की गई थी ताकि उच्च लोड पर भी चुंबकीय संतृप्ति न हो और टॉर्क बढ़ता रहे? यहाँ असल में सब कुछ काफ़ी सरल है। हमारी तकनीक संयुक्त वाइंडिंग स्लावियानका के नाम से जानी जाती है। सही है। जी हाँ, इसीलिए आधार के रूप में स्टार और डेल्टा दोनों को लिया जाता है। सबसे आम वाइंडिंग, इन्हें इस प्रकार समानांतर में जोड़ा जाता है कि परिणामी सदिश 30 विद्युत डिग्री से विस्थापित हो जाता है। तो ये किस सिद्धांत पर गणना की जाती है? सबसे पहले, इन वाइंडिंग को बिछाने के 300 से अधिक तरीके मौजूद हैं। दूसरी बात यह कि गणना तो स्वाभाविक रूप से विशेष रूप से प्रशिक्षित इंजीनियर करते हैं जो इसमें बहुत गहराई से समझ रखते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, इसलिए मैं आपको अपनी भाषा में उत्तर देने का प्रयास करूंगा ताकि लगभग ये समझ आ जाए कि ये कैसे काम करता है। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स है। ये सर्वर क्षमता वाला एक उपयुक्त कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेज ANSYS मैक्सवेल है। यह कुछ निश्चित वातावरणों में काम करता है। इसमें इंजीनियर आवश्यक पैरामीटर दर्ज करता है। वास्तव में इसमें 10,000 से भी अधिक वेरिएबल्स होते हैं जिनका उपयोग हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और प्रोग्राम पुनरावृत्ति विधि से इन परिस्थितियों में कार्य के सिमुलेशन द्वारा उपयुक्त परिणाम देता है। हम इस परिणाम को लेते हैं, उसे हार्डवेयर पर परखते हैं और जो हमारे पास अंतिम रूप में होता है वही प्राप्त करते हैं। या तो हम उसे और बेहतर बनाते हैं या वह हमें संतुष्ट कर देता है। त्रुटि की सटीकता लगभग 10% होती है। यानी ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये शायद अधिक गोपनीय प्रकृति का प्रश्न है और हम अपने सारे रहस्य नहीं बताएंगे। तो फिर अगला सवाल, क्या दुनिया की कोई भी प्रयोगशाला इस सटीक ज्यामिति और गणनाओं के बिना रिवर्स इंजीनियरिंग की विधि से यह तकनीक बना सकती है? रिवर्स इंजीनियरिंग की विधि से कोई एक निश्चित विशिष्ट मोटर बनाई जा सकती है। मान लीजिए एक छोटी मोटर बना ली, उसकी एक निश्चित स्लॉट ज्यामिति है, उसमें एक निश्चित परिच्छेद वाला तार है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं, उसे लेकर दोहराया जा सकता है। सवाल यह है, यह कितना व्यावहारिक है, क्योंकि इस सब को दोहराने के लिए आपको उत्पादन स्थापित करना होगा, विशिष्ट टूलिंग खरीदनी होगी, अपनी मशीनें लगानी होंगी, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा और यह सब एक निश्चित मात्रा में पैसा खर्च करके करना होगा। अगला चरण जिससे आपका सामना होगा, क्योंकि हम तेज़ी से उन मोटरों पर जा रहे हैं जो कंट्रोलर से उच्च आवृत्ति पर काम करती हैं, ऐसी आवृत्ति पर जिस ओर हमारे प्रतिस्पर्धी ताक भी नहीं सकते। मैं इस शब्द से नहीं डरता। यहाँ निम्नलिखित स्थिति बनती है, आपको एक कंट्रोलर चाहिए। हमारे पास कंट्रोलर अपनी खुद की विकसित की हुई है, अपने गणित के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ और प्रणालीबद्ध है। यानी आपको एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करना होगा जो इसे नियंत्रित करने की अनुमति दे। अगली बात, जब तक आप ये सब करेंगे तब तक भी आप संयुक्त वाइंडिंग तकनीक के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन पाएंगे। आप एक विशिष्ट आकार, एक विशिष्ट मोटर की नकल कर लेंगे, लेकिन हम भी एक जगह नहीं ठहरे हैं। जब तक आप इन वर्षों को इंजीनियरिंग पर खर्च करेंगे तब तक हम अगला संस्करण बना चुके होंगे जो और बेहतर होगा। आप जानते हैं ना, मोटर 1, मोटर 2, मोटर प्रो, यह सिलसिला किसी ने रद्द नहीं किया है। इसलिए आपके लिए हमसे समझौता करना और मिलकर कमाना अधिक आसान है। अगला सवाल, मानव रहित यान मोतिल्योक अति भारी ड्रोन की श्रेणी में आता है। ब्रशलेस का उपयोग करते समय, मैं इसे दोबारा कहता हूँ, एक बार फिर, ब्रशलेस अतुल्यकालिक मोटर में उच्च आवृत्तियों पर सीधे लोड के समय आमतौर पर परजीवी टॉर्क और तीव्र कंपन उत्पन्न होते हैं जो स्थिरता के नुकसान और यहाँ तक कि विमान की दुर्घटना तक ले जा सकते हैं। सोवेल मैश में रोटर के पैरामीटर, उसकी प्रतिबाधा और हार्मोनिक्स को किस प्रकार समायोजित किया गया ताकि मोतिल्योक बिना स्थायी चुंबकों के पूरी तरह स्थिर उड़ान सुनिश्चित कर सके? 1995 से इस विचार और तकनीक पर वर्षों तक काम करते हुए लंबे वैज्ञानिक अनुसंधान, सर्वरों पर निरंतर चलाए गए विशाल गणनात्मक कार्यों और अथक प्रयासों के माध्यम से यह परिणाम प्राप्त किया गया है। बात यह है कि ऐसी विशेषताएं पारंपरिक अतुल्यकालिक मोटरों पर प्राप्त करना असंभव है। चाहे वाइंडिंग के रूप में स्टार हो या डेल्टा, हम कभी भी क्वाडकॉप्टरों पर उड़ान नहीं भर सकेंगे। लेकिन हम यह कार्य पारंपरिक मोटे स्टील वाले कोर पर करते हैं जो उच्च शक्ति और उच्च आवृत्ति पर संचालित होता है।
हमारी समानांतर रूप से संयोजित वाइंडिंग्स विशेष विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनमें ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के गुण होते हैं जिनके कारण पारंपरिक मोटरों में उत्पन्न होने वाले परजीवी हार्मोनिक्स यहाँ उत्पन्न नहीं होते। और मोटर बिल्कुल भिन्न सिद्धांतों पर काम करती है। उसके उपभोक्ता गुण और विशेषताएं भिन्न हैं। उसकी दक्षता उच्च है और यदि ग्राफ पर देखें तो उसका टॉर्क का सपाट हिस्सा बिल्कुल भिन्न है, यानी मोटर ऐसे मोड़ों में काम कर सकती है जो बीएलडीसी के निकट हैं। किसी में बढ़कर है, किसी में कमतर, लेकिन कार्य के अनुसार उपयुक्त मोटर चुनी जाती है। हमारी समझ में बड़े ड्रोनों पर अतुल्यकालिक मोटर की आवश्यकता है क्योंकि बीएलडीसी मोटरें ऐसी शक्ति नहीं दे सकती। इस श्रेणी का ड्रोन बनाने के लिए अब क्वाडकॉप्टर प्रणाली नहीं बल्कि मल्टीकॉप्टर प्रणाली का उपयोग करना आवश्यक है। जब हम एक उत्पाद पर 8, 12, 16 जिसे जितनी चाहिए मोटरें जोड़ते हैं। और ये कैसे किया जाता है, ये सब पेटेंटों में पढ़ा जा सकता है, उस हैंडबुक में देखा जा सकता है जो हमारे यहाँ वास्तव में काफ़ी समय से प्रकाशित होती आ रही है, और हमारे वेबिनार देखे जा सकते हैं। वहाँ दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच दुयूनोव हैं, इस पूरी तकनीक के मुख्य डिज़ाइनर डेवलपर। उनसे सवाल पूछिए, वे उनका अधिकतम विस्तार से उत्तर देंगे। धन्यवाद। अगला सवाल। बाजार में उपलब्ध अधिकांश एंगल ग्राइंडरों में पीक लोड पर लंबे समय तक काम करने पर मोटर की वाइंडिंग के ओवरहीटिंग और ख़राब होने का खतरा रहता है। सोवेल मैश का एंगल ग्राइंडर ब्रश और कम्यूटेटर के बिना काम करता है। जब इस उपकरण का लंबे समय तक अधिकतम लोड पर उपयोग किया जाता है, जैसे कंक्रीट या मोटी धातु की कटिंग के दौरान, तब मोटर के अंदर हीट डिसिपेशन कैसे किया जाता है? यहाँ दो बातें हैं। पहली, हमारे पास एक कंट्रोलर है जो हमेशा उन चक्करों को नियंत्रित करता है जिन पर मोटर काम करती है, और मोटर हमेशा अपने लिए उपयुक्त मोड में काम करती है। हम चाहे उत्पाद पर, उपकरण पर कितना भी दबाव डालें, कार्यशील घूर्णन गति नहीं बदलती, वे हमेशा स्थिर रहती हैं। ये एक फ़ायदा है। दूसरी बात कि ये इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर आज मानवता द्वारा बनाई गई सबसे भरोसेमंद मोटरें हैं। वे यूं कहें सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। ये वे मोटरें हैं जो पंप के रूप में काम करती हैं। ये तेल पंप करती हैं, ये वह पंप करती हैं जो हमारे सीवेज में होता है। ये आरा मिलों में काम करती हैं, ये चक्कियों में काम करती हैं, ये ग्लास वूल जैसी सामग्रियों की कटाई में भी काम करती हैं, और यह बेहद कठोर परिस्थितियां हैं। यानी ये दुनिया की सबसे भरोसेमंद मोटरें हैं। अगर हम कम्यूटेटर मोटरों की बात करें तो वहाँ ब्रश जलते हैं, वे गंदगी से भर जाते हैं, वे खराब हो जाते हैं। इंडक्शन मोटर को इसका डर नहीं होता, उनमें यह समस्या नहीं होती। इसके साथ ही मोटर के गर्म होने का तापमान डिज़ाइन के समय फैक्ट्री से नियंत्रित किया जाता है और हम सबसे उपयुक्त मोड पर काम करते हैं। हमने इन मोटरों को विभिन्न मोड में परीक्षण स्टैंड पर पहले ही परख लिया है और नतीजों से हम संतुष्ट हैं। और भी सवाल हैं। अगला सवाल। इस समय सोवेल मैश के उत्पाद चरण के अंतर्गत सीमित बिक्री के लिए प्रमाणित हैं। वाइंडिंग का चालू होना कि हाँ काम का, लेकिन बड़े पैमाने पर धारावाहिक उत्पादन शुरू करने और भारत तथा एशिया के अन्य देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश के लिए उत्पादन प्रमाण पत्र और संबंधित परिचालन अनुमतियां प्राप्त करना जरूरी है। इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में आज ठीक ठीक कौन से तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं? जानते हैं, हमारे यहाँ नाविकों की तरह कोई सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दरअसल एक छोटी सी गलती हो गई है। हमारे यहाँ आज की तारीख में ग्राइंडर के कम से कम 3 उत्पाद इकाइयाँ यूरेशियन आर्थिक संघ के प्रमाण पत्र के अनुसार धारावाहिक उत्पादों के रूप में प्रमाणित हैं। हम इन्हें धारावाहिक रूप से बना सकते हैं। जिस सीमा की हम बात कर रहे हैं वह कमीशनिंग एवं समायोजन इत्यादि से संबंधित है। यह उत्पादों की सीमा नहीं, यह हमारी इमारत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की सीमा है। हमें ऑब्जेक्ट को परिचालन में लाना है ताकि हमें यहाँ मौजूदा प्रमाण पत्रों के अनुसार इस उत्पाद का धारावाहिक उत्पादन करने की अनुमति मिल जाए। इसलिए ये सभी प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। बस एक ही चीज़, स्वाभाविक रूप से, वह है यूरेशियन आर्थिक संघ का प्रमाण पत्र।
मुझे स्वयं इस प्रश्न का अध्ययन करना होगा कि क्या इसके साथ सीधे भारत में आपूर्ति की जा सकती है या कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त करना ज़रूरी है। लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। हमारे विशेषज्ञ इस पर काम कर रहे हैं और अगर हमें समझ आ जाए कि हमारे पास मांग है, ग्राहक है या डीलर नेटवर्क बन रहा है, तो ये सारे प्रश्न बहुत जल्दी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से हल हो जाएंगे। मुख्य बात है उत्पाद को उत्पादन में लाना। अगला प्रश्न, परियोजना के नेतृत्व ने पहले बताया था कि आवश्यक वित्तीय संकेतक और रिजर्व फंड पहले ही तैयार हो चुके हैं। इसी कारण भारत सहित कई अन्य देशों के निवेशकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि आवश्यक वित्तीय संसाधन और रिजर्व फंड पहले से उपलब्ध हैं, तो वर्तमान में परियोजना के फंडिंग चरण को आधिकारिक रूप से समाप्त करने तथा अगले चरण शेयरों के आवंटन और आईपीओ की तैयारी की प्रक्रिया शुरू करने में क्या बाधा है? सबसे पहले वर्तमान में हम कंपनी का पुनर्गठन करके उसे एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से जॉइंट स्टॉक कंपनी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहे हैं। एक काम दूसरे में बाधा नहीं डालता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व फंड अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। वर्तमान में रिजर्व फंड का गठन भी जारी है। अब तक जो धनराशि जुटाई गई है उसका उपयोग मुख्य रूप से निर्माण कार्य पूरा करने और भवन को पूरी तरह संचालन के लिए तैयार करने में किया गया है। विशेष रूप से भवन के लिए ही, और दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच ने भी वेबिनारों में इस बारे में बात की थी। आप देख सकते हैं, जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उत्पादन क्षमता को मजबूत करने के लिए, उत्पादों के उत्पादन और बिक्री से अधिकतम दक्षता पाने के लिए ठीक यही अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। लागत को पूरा करने के लिए धनराशि चाहिए। ये भवन का रखरखाव है, ये करों का भुगतान है, ये उद्यम के कर्मचारियों की वेतन निधि का भुगतान है, ये नए उपकरणों की खरीद है जो उत्पादों के उन विशिष्ट बैचों के लिए आवश्यक हैं जिन तक हम अभी पहुँचे हैं क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे। अब हम पहले से ही अंतिम चरण में हैं, लागत मूल्य के अनुकूलन आदि के करीब पहुँच रहे हैं। इस सब के लिए धनराशि चाहिए और ठीक यही काम हम अभी कर रहे हैं कि वर्तमान मशीन पार्क का व्यावसायीकरण करें, बाहरी ऑर्डर लें, अपनी इस आरक्षित निधि को भरें ताकि उद्यम जीवित रह सके और विकसित हो सके। धन्यवाद। और जो धनराशि अतिरिक्त रूप से निवेशकों से आती रहेगी वह अब भी ठीक उद्यम के लाभ को तेज करने और बढ़ाने में लग रही है। समझ गया, धन्यवाद। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कमीशनिंग अप्रूवल की प्रक्रिया के संबंध में वर्तमान में परियोजना किस चरण में है? इस समय कौन सी प्रक्रिया चल रही है? इसके पूरा होने में और कितना समय लग सकता है तथा इसके बाद आगे क्या होगा? तो हम किस चरण पर हैं? मैं इस चरण को अंतिम कहूँगा। मोटे तौर पर हमने अब वे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं जो हमें बहुत अधिक रोक रहे थे। वे साझा उपयोग क्षेत्र के सुखाधिकार से संबंधित हैं। हमारे पास एक कंपनी है जो हमें दस्तावेजों का पैकेज तैयार करने की सेवाएं देती है। वहाँ नाम, पते, संपर्क, पासवर्ड, जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे लिए यह सारा काम व्यवस्थित करना है। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो निकट भविष्य में हमें परिचालन में लाने की अनुमति मिल जानी चाहिए। औपचारिक दृष्टिकोण से यह लंबा नहीं है और अब कठिन भी नहीं है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई व्यावहारिक चुनौतियां और तकनीकी जटिलताएं हैं जिनका सामना आज केवल सोवेलमाश ही नहीं बल्कि मॉस्को की कई अन्य कंपनियां भी कर रही हैं जो इसी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। काम बहुत विशाल किया गया है। मुख्य सवाल तो पहले ही सुलझ चुके थे, छोटे मोटे बचे रहे, लेकिन उन पर काम किए बिना हम फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए यहाँ यह सवाल, मेरा मानना है, लगभग हल हो चुका है, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये हम आपके साथ जल्द ही जान लेंगे। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में कुछ ठोस जानकारी मिलेगी। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आगे क्या होगा, तो आगे का दौर असल में आ ही चुका है। हम उत्पाद के निर्माण की तैयारी कर रहे हैं, हम अभी उत्पादन लाइनें तैयार कर रहे हैं और साथ ही हम अभी मूल्यांकन की तैयारी कर रहे हैं। हम उन कंपनियों का चयन कर रहे हैं जो यह करेंगी। हम ये निर्धारित कर रहे हैं कि कंपनी की कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य एसेट्स कंपनी की कोर एसेट्स में शामिल की जाए ताकि भविष्य में शेयरधारकों अर्थात निवेशकों को शेयर हस्तांतरित करते समय उनके निवेश का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
यानी कि यह एक रूबल अंकित मूल्य वाला शेयर ना हो, बल्कि वास्तव में। अक्सर हमसे यह भी पूछा जाता है, आपका यह निकट भविष्य तो खत्म ही नहीं होता। अंदाजन बताइए, वहाँ क्या समय सीमाएं हैं? समय सीमाएं नहीं है। देखिए, एक निश्चित चरण पर दस्तावेजों की समीक्षा की अवधि 5 दिन है, और ये 5 दिन 6 महीने तक खिंच जाते हैं, क्योंकि लगातार पत्राचार चलता रहता है। यानी दस्तावेज जमा करते हैं, वे वापस आ जाते हैं, फिर जमा करते हैं, वे वापस आ जाते हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं, उन्हें फिर से जमा किया जाता है। वहाँ बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। दुर्भाग्य से आज हम रूसी संघ में ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब निर्माण मानकों के नियम, आवश्यकताएं और कायदे बदल गए हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में पूरी दुनिया आर्थिक और वैश्विक स्तर पर अनिश्चित एवं अस्थिर परिस्थितियों का सामना कर रही है, और यहाँ भी सुरक्षा तथा अन्य मामलों को लेकर कई जटिलताएं पैदा हो गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रवाह लागू कर दिया गया, जबकि व्यवस्था अभी कागजी दस्तावेज प्रवाह से बदली ही नहीं है। इन सब मामलों को देखने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के स्तर पर बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। इसलिए दुर्भाग्य से इस समस्या का सामना अभी बिल्कुल सभी कर रहे हैं। इससे बचा नहीं जा सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्या हैं, और आपके संगठन में सरकारी भागीदारी का कितना भी प्रतिशत है, लेकिन फिर भी मुख्य समस्याएं हल हो चुकी हैं। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, बस आखिरी पहलू बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम यह काम पूरा कर लेंगे, लेकिन यह निकट भविष्य कितना लंबा चलेगा ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि सोवेलमैश की टीम के सदस्य इस मामले को लटकाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, क्योंकि हम अभी सब बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी, अवकाश, बोनस और किसी भी तरह की बिक्री के। क्यों? क्योंकि हम काम नहीं कर सकते और हमें बहुत इच्छा है। वही लाभ पाने के लिए ही हमने यह सारा काम खड़ा किया था, और लोगों ने इसी के लिए निवेश किया था। अलेक्जेंड्र, आपने आज कहा था कि परिचालन में लाने को लेकर हम इस स्थिति में अकेले नहीं हैं, यानी कुल मिलाकर यह एक व्यापक समस्या है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं अभी उन उद्यमों के नाम नहीं ले सकता जो इससे जूझ रहे हैं, लेकिन ये नामी कंपनियां हैं जिन्हें सरकारी भागीदारी मिलती है। अंतरिक्ष, खनिज संसाधनों और अन्य उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्य करने वाली कंपनियां भी आज इसी तरह की परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर रही हैं। हालांकि हम भलीभांति समझते हैं कि सिद्धांततः ऐसी स्थितियों में ये मामले हल हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, वे भी उतने ही लंबे समय में हल होते हैं जितने हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद।